So, dear students, yesterday I completed this chapter, An Imperial Capital Vijayanagar, and this capital Vijayanagar, this city Vijayanagar, it was developed in circa 14th to 16th century. 14th to 16th century इसका टाइम पीरियड है। इस सिटी के बारे में खोज कैसे की गई, इस सिटी के बारे में लोगों को कैसे पता लगा, हिस्टोरियंस किस निष्कर्ष पर पहुंचे, कैसे इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी की गई, क्या इसके सोर्स इन ऑल, क्या इसके डेवलपमेंट्स रहे, क्या इसकी मेन अचीवमेंट्स रही, ये हमारा इस चैप्टर का फोकस है। दिस चैप्टर इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर इट्स बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। यहाँ जो बिल्डिंग्स बनाई गई और जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए। इन ऑल हम ये जानते हैं कि दिस एम्पायर वाज डेवलप्ड इन द पेनिनसुलर प्लेटो एंड विजयनगर, विजयनगर का मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। ये नाम जो है इस शहर का पड़ा, और यहाँ आपको दो चीजें नोट करनी है कि दिस इज द नेम ऑफ द सिटी एज वेल एज द होल एम्पायर। पूरे एम्पायर को भी विजयनगर किंगडम कहा जाता है, विजयनगर एम्पायर कहा जाता है, एंड सिटी का नाम भी विजयनगर रखा गया। ठीक है। अच्छा, इस की फाउंडेशन 14th सेंचुरी में हुई। असलियत में 1336 में इसको फाउंड किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था, इसकी स्थापना हुई थी। और वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का, दीज वर टू ब्रदर्स, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एंड इस ये कहाँ तक फैला हुआ था? इट वॉज स्ट्रेच्ड अप टू, माने फैला हुआ था, इसका विस्तार, इसका एक्सपेंशन नॉर्थ में कृष्णा नदी से स्टार्ट होकर के, और साउथ में पूरा पेनिनसुलर प्लेटो इसके कंट्रोल में था। इसके ऊपर आता है डेक्कन प्लेटो, और इसके ऊपर आता है उड़ीसा। अगर आप लोगों को थोड़ा फिजिकल फीचर्स के बारे में, फिजिकल रीजन्स के बारे में जानकारी हो तो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका नाम हम्पी, विजयनगर किंगडम एम्पायर, इसका जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम था हम्पी। ये हम्पी नाम कैसे पड़ा? ये हम्पी नाम पंपा देवी, जो यहाँ की लोकल गॉडेस थी, उनके नाम पर पड़ा इसका नाम हम्पी। अब हमें ये जानना है कि इस इतने बड़े एम्पायर के बारे में आज हमारे पास क्या सोर्सेज है, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द विजयनगर एम्पायर? सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, because of the monuments, because of the buildings, and because of the accounts of the foreign travelers, and other than this, the accounts of literature, the literature which is written in Tamil, Telugu, Kannada and Sanskrit language. And सबसे पहले चूंकि ये एम्पायर र्यून हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं दिखाई देता था। इसके बारे में पता कैसे लगा? कॉलिन मैकेंजी, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, ही वॉज एन एक्विटेरियन, ही वॉज एन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिशियल थे। ही केम टू नो अबाउट दिस विजयनगर एम्पायर फर्स्ट ऑफ ऑल। उन्होंने यहाँ पर एक्सकवेशंस शुरू करवाए, एंड 1856 में फोटोग्राफर्स एंड एपिग्राफिस्ट ने यहाँ से जो इंस्क्रिप्शंस निकली उनको स्टडी करना शुरू किया, and these photographs and inscriptions were studied by the historians and the archaeologists. and इसके बाद इसके एम्पायर के बारे में हमारे पास एक विस्तृत जानकारी जो है वो अवेलेबल होने लगी। इसके हुवर रायास, रायास कौन थे? विजयनगर किंगडम के जो रूलर्स थे, दे वर नोन एज रायास। नायक्स कौन थे? नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स। और सुल्तान्स कौन थे?
सुल्तान थे, जो डेक्कन के रूलर्स थे, उनको सुल्तान कहा जाता था। एंड इसकी फाउंडेशन हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। जो सुल्तान थे वो डेक्कन में रूल करते थे, और जो गजपति थे वो उड़ीसा में रूल करते थे। जो गजपति थे ये उड़ीसा में थे। इनको जो है ना ये जो रूलर्स थे ये उड़ीसा रीजन के थे, और इनको जो ये सुल्तान थे इनको हम जो है ना अशुपति भी कहते हैं। ये रूलर्स जो है ना इनके पास जो है ना हॉर्सेस ज्यादा हुआ करते थे, हॉर्स पावर इनकी बहुत मैग्निफिसेंट थी, इसीलिए इनको अशुपति भी कहा जाता है। और अशुपति, गजपति और नरपति, नरपति रायास को कहा करते थे। ये विजयनगर रूलर्स जो थे उनको कहा जाता था। ये जो विजयनगर के रूलर्स थे और अशुपति थे और जो है ना ये सुल्तान थे और गजपति थे, इनमें आपस में जो है टेंशन्स रहा करती थी। इनमें आपस में जो है ना ये लोग लड़ाइयाँ किया करते थे, और लड़ाइयाँ करने का जो मेन पर्पस था वो था कि ये जो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट्स थे, मतलब सीज ओवर थ्रू जो सी का ट्रेड किया जाता था, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। और जो फर्टाइल लैंड अवेलेबल थी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में, उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। इसके बाद आता है हमारा कि किस तरीके से राधिका माइक ऑफ करो। राधिका कैन यू हियर मी? राधिका यस। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ किंग्स थे वो लोग टेम्पल्स बनवाया करते थे, और टेम्पल्स बनवाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसमें बृहदेश्वर टेम्पल और चेन्ना केशव टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद यहाँ ट्रेड किया जाता था, और जो ट्रेड किया जाता था वो ज्यादातर हॉर्सेस का किया जाता था। एंड हॉर्सेस जो है वो जो है ना सेंट्रल एशिया से मंगाए जाते थे। और जो कुदिराई और चेटीज थे, दे वर लोकल कम्युनिटीज हु वर एंगेज्ड इन द ट्रेड ऑफ द हॉर्सेस। विजयनगर एम्पायर के जो मार्केट्स थे उसमें स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स का ट्रेड बहुत ज्यादा किया जाता था। एंड अदर देन दिस, अदर ज्वेलरीज और अदर चीजों का भी जो है ना अदर थिंग्स का, अदर गुड्स का भी ट्रेड किया जाता था। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो क्या था? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेड था वो स्पाइसेस का, टेक्सटाइल्स का और प्रेशियस स्टोन्स का ही किया जाता था। विजयनगर एम्पायर में कौन कौन सी रूलिंग डायनेस्टीज थी? सबसे पहले संगम डायनेस्टी, उसके बाद में सलुवा डायनेस्टी, देन तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी को कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे। एंड आफ्टर दिस अराविदु डायनेस्टी आई थी। अराविदु डायनेस्टी आई थी। ये कृष्णदेव राय की डेथ के बाद में डायनेस्टी डेवलप हुई थी। जो अराविदु डायनेस्टी थी उसके बाद 1565 में इसका डिक्लाइन हो गया था, और लड़ाई हुई थी किसके बीच में? लड़ाई हुई थी रामा राय के बीच में, जो कि एक मिलिट्री चीफ था, और उसकी लड़ाई 3 रूलर्स के साथ में हुई थी। सुल्तान थे कहाँ के? बीजापुर के, गोलकुंडा के और अहमदनगर के। इनके साथ में मिलकर के लड़ाई हुई थी राक्षसी तंगाड़ी में, जिसमें कि वो हार गया था, और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर रियून हो गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद जो अराविदु रूलर्स थे, ये आगे की तरफ बढ़ गए, ये ईस्ट की तरफ बढ़ गए थे, और इन्होंने फिर पेनुकोंडा से अपना राज्य किया था, शासन किया था। अब आपको ध्यान रखना है
कि बेशक इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ रहती थी, जो सुल्तान थे, चाहे वो अहमदनगर के थे, चाहे बीजापुर के थे, चाहे गोलकुंडा के थे, चाहे किसी भी जो है ना रीजन के थे, लेकिन आपस में जो है ना ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। इसके भी एविडेंसेस, इसके भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं और इसके लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया हुआ था। जो रायाज और नायक थे, तो राया जो है वो रूलर्स थे और नायक इनके मिलिट्री कमांडर्स थे। तो रायास जो है वो नायक्स को अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे और ये नायक जो है उस लैंड पर कंट्रोल करते थे और ये मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, कमांडर्स हुआ करते थे और ये लोग अपने एरिया में से टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे और रूलर्स को, रायास को, किंग्स को दिया करते थे। ये जो अमारा नायक एक सिस्टम डेवलप हुआ था, इट वाज अ न्यू इनोवेशन इन द विजयनगर किंगडम। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विजयनगर रूलर्स ओनली। और ये जो अमारा नायक सिस्टम था, इट वाज लाइक द इक्ता सिस्टम व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का जो सल्तनत थी उनमें ये डेवलप हुआ था और उसकी देखा देखी जो है उसके जैसा एक नया आइडिया डेवलप किया था हमारा नायक विजयनगर रूलर्स ने। ये जो अमारा नायक थे, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये क्या काम करते थे, कहाँ रूल करते थे, कहाँ शासन करते थे और किस तरीके से किंग को सपोर्ट करते थे। एंड समटाइम्स ये लोग रायास को चैलेंज भी करते थे, उसको चुनौती भी देते थे क्योंकि ये ज्यादा पावर गेन कर लेते थे और जब ये पावर गेन कर लेते थे तो ये लोग पावर के लालच में रायास के अगेंस्ट में ही विद्रोह कर दिया करते थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम कि विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि विजयनगर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने इतना ही पढ़ना था कि विजयनगर किंगडम का जो पॉलिटिकल जो चेंजेस थे या पॉलिटिकल जो इसके जो रूलर्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर कब कब कैसे कैसे कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया, इन ऑल हमें वही पढ़ना है। बिकॉज द मेन फोकस इज अबाउट द एनवायरमेंट्स ऑफ द विजयनगर किंगडम। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि विजयनगर किंगडम में एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था, इनका जो प्रोडक्शन था वो अच्छा खासा हुआ करता था। इनके पास जो है अनाज की कोई कमी नहीं थी। तो अनाज के इनके पास काफी अच्छे भंडार थे और वो इसलिए भी ज्यादा प्रोड्यूस अपने पास इकट्ठा करके रखते थे ताकि जो है इमरजेंसी में, माने जब कभी कोई रूलर इन पर अटैक कर दे तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ की जो जनता है उसको भूखा न मरना पड़े, वहां पर अनाज की कमी न हो जाए, इसीलिए ये लोग जो है ना फूड प्रोडक्शन, फूड को जो है ना स्टोर भी करके रखा करते थे, स्पेशली ग्रेन्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर फूड प्रोडक्शन पॉसिबल कैसे हो पाता था, बिकॉज ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द विजयनगर किंगडम। तो वाटर रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो हिली टेरेन्स है, यहाँ पर तो जो है ना माउंटेन्स है, यहाँ पर ये तो प्लेटो रीजन रहता है। तो प्लेटो रीजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर या तो रिवर्स है वाटर सोर्सेज के लिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर तो यूज किया नहीं जा सकता, अंडरग्राउंड वाटर तो अवेलेबल नहीं होता इन लोगों को। तो ये क्या करते थे, बिकॉज ऑफ द टेरेस यहाँ पर नेचुरल टैंक्स बन जाते थे और वहां पर जो है ना रिवर वाटर को और जो है ना जो रेन वाटर थी उसको जो है ना ये हार्डनेस करके रखते थे, उसको इकट्ठा करके टू कैनाल्स, जिसमें टैंक्स, एक तो टैंक थे और एक जो है ना कैनाल थी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कैनाल्स थे और बहुत सारे टैंक्स थे, लेकिन स्पेसिफिकली हम जो है ना दो को याद रखेंगे। एक तो थी यहाँ पे कमलापुरम, जिसको वाटर टैंक कहा जाता है, और जो है ना दूसरा था यहाँ पे हिरिया कैनाल, जिसको संगम डायनेस्टी ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। दीज वर द मेन सोर्सेज फॉर द इरिगेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो फोर्टिफिकेशन जो है वो इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम। और नेचुरल यहाँ पर
माउंटेन्स भी थे, तो इसकी जो रीजन थी, मतलब ये चारों तरफ से जो है ना पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो ये विजयनगर एम्पायर जो है वो बीच में डेवलप हुआ था और चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो वैसे तो इसकी नेचुरल सेफ्टी ऐसे भी थी, स्टिल क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो चारों तरफ से जो है ना इसको दीवारों से फोर्टिफाई किया गया था, इसकी किलेबंदी की गई थी, ताकि जो है ना कोई दूसरा रूलर यहाँ पर अटैक न करे। और 7 लाइन फोर्टिफिकेशन किया गया था, जिसको कि अब्दुल रज़ाक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, इसे आपको याद भी रखना है। अच्छा, ये जो फोर्टिफिकेशन था, इसमें जो ये 7 लाइन फोर्टिफिकेशन था, ये पहली बात तो अब्दुल रज़ाक कौन था? ही वाज एन एम्बेसडर, और ये कहाँ से आए थे? ही केम फ्रॉम पर्शिया, और जो है ना पर्शिया के जो रूलर थे उन्होंने इसको एम्बेसडर के भेजा था। इसके बाद जो है ना आप लोग ये देखेंगे कि जो ये दीवारें बनाई गई थी, जो ये फोर्टिफिकेशन किया गया था, इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया था, किस तरह से इसे बनाया गया था। इट वाज बहुत शानदार जो है ना ये नमूना है किस चीज का, मैसनरी आर्ट, मैसनरी का जो है ना बहुत उम्दा एग्जाम्पल है ये, बहुत ही बेहतरीन नमूना है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोई मोटर यूज नहीं किया गया था। इसको जो है ना नुकीले बड़े बड़े पत्थरों को जो है ना एक के साथ दूसरे को जो है ना इस तरीके से एडजस्ट किया गया था, और उसके बीच में जो है ना कंकड़ पत्थर जो है ना स्टोन्स लगा करके उसको जो है ना बिल्कुल सेट कर दिया गया था, ताकि हिले डुले नहीं। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। इसके बाद जो है ना डोमिंगो पाइस, उनका भी जो है ना इसमें क्या एक्सप्लेनेशन था वो आपको याद रखना है। तो डोमिंगो पाइस ने स्पेसिफिकली इनर कोर के बारे में बताया था, और जो है ना उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो है ना अंदर बाजार तक जाया जा सकता था, और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि महानवमी का जो है वो से बना था। ये आप लोगों को ध्यान है, डोमिंगो पाइस का, अब्दुल रज़ाक का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इनको अलग अलग आपको याद रखना है, इनमें दोनों को मिक्सअप भी नहीं करना है। इसके अलावा जो है ना आप देखेंगे कि यहाँ जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी, architectural style was influenced by the Turkish rulers. तो जो टर्किश रूलर्स थे started नॉर्थ एंड साउथ डेक्कन में और नॉर्थ में, क्योंकि दिल्ली में भी उस समय पर सल्तनत रूल स्टार्ट हो चुका था, और डेक्कन में भी जो है ना सुल्तानों का रूल स्टार्ट हो चुका था। तो आर्किटेक्चर में यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका देखा जा सकता था, और यहाँ जो उस समय पर स्टाइल डेवलप किया गया था उसको इंडो इस्लामिक स्टाइल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे डोम बनाए गए थे, यहाँ पे आर्क बनाए गए थे, और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो है ना जो गेटवेज थे उनके ऊपर डोम बनाए जाते थे। तो ये जो स्टाइल था, ये स्टाइल इंडो इस्लामिक स्टाइल कहा जाता था, क्योंकि इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का दिस वाज द कॉम्बिनेशन, ये दोनों को मिक्सअप कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ का अर्बन कोर था, उसमें जो है ना जगह जगह पर टॉम्स, मॉस्क बनाए गए थे, मंडप बनाए गए थे, और गोपुरम्स बनाए गए थे, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए गए थे। और ये जो इधर अर्बन कोर था, यहाँ आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि जो मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर से आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, और बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव फंक्शंस भी होते थे इनके, और ये अलग अलग जो है ना कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते थे, माने कि कोई एक सिंगल कम्युनिटी का ही ज्यादा यहाँ पर प्रभाव नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था, सभी कम्युनिटीज के लोग जो है वो मिल करके रहा करते थे, और आर्किटेक्चर में भी उनके जो इन्फ्लुएंस है वो नजर आता था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रूलर्स थे उनके बारे में तो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके, वो कैसे रहते थे, वो कैसे घर बनाते थे, उनकी क्या लिविंग थी, इसके बारे में हमें जानकारी कम ही है। तो एक पोर्टुगीज ट्रेवलर थे बारबूसा, उन्होंने यहाँ के ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बताया है कि वो लोग जो है थ्रेच्ड रूफ के घरों में रहा करते थे, और अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग घर बनाया करते थे।
इसके बाद जो है ना यहाँ पर मंदिरों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। माने टेम्पल बिल्डिंग इनका बड़ा शौक था और टेम्पल बिल्डिंग वाज ए example, it was an example to show their value, their power। जो रूलर्स थे वो अपनी पावर को एक्सपोज करने के लिए बड़े बड़े शानदार टेम्पल बनवाया करते थे। और इनिशियली तो ये टेम्पल छोटे एरिया में बनवाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे रूलर्स जो है वो इसमें और जो है ना इनोवेशंस करवा दिया करते थे, रेनोवेशंस करवा दिया करते थे और बड़े जो है ना और इसको एनलार्ज करवा दिया करते थे, इसको जो है ना रेनोवेट करवा दिया करते थे, इसको बड़ा बनवा दिया करते थे, जैसे इसमें आगे भी आप एग्जाम्पल्स में पढ़ोगे। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चरल का स्टाइल है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम रॉयल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉयल सेंटर क्या था कि रॉयल सेंटर, रॉयल आपके नाम से ही पता चल रहा है कि शाही सेंटर, शाही केंद्र, जहाँ पे जो है ना रूलर्स रहते हैं, जहाँ पर जो राजा हैं वो रहा करते हैं, उनके पैलेसेस होते हैं, उसको रॉयल सेंटर कहा जाता है। लेकिन नाम तो हमने कह रहे हैं कि इसका रॉयल सेंटर नाम था, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस रॉयल जो पैलेसेस है या जो रॉयल बिल्डिंग्स है, उसके अलावा भी यहाँ पे 60 टेम्पल्स जो है ना अवेलेबल थे। और जो पैलेसेस थे या जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे वो 30 थे, माने 30 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले हैं यहाँ पर। और उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम पैलेसेस कह सकते हैं, हालांकि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये वास्तव में जो है पैलेसेस ही थे और यहाँ कौन रहा करता था, इसके बारे में हमें डिटेल में कुछ नहीं पता चला है। लेकिन उनके स्ट्रक्चर को देख करके हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ना रूलर के ही पैलेस होते होंगे, जो रूल करने वाले होते होंगे, उन्हीं के लिए ये रेजिडेंशियल प्लेसेस होती होंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है ना हम देखेंगे कि जो टेम्पल्स हैं या जो आर्किटेक्चर के हमें एग्जाम्पल्स नमूने देखने को मिलते हैं, उसमें भी डिफरेंट कल्ट्स के हमें इम्प्रेशन देखने को मिलता है। अब जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली है, उसमें से जो बड़ी एक बिल्डिंग मिली है जिसको हम रॉयल पैलेस कहते हैं, उस रॉयल पैलेस में भी दो खास बातें हैं, जिसको कि हम किंग का पैलेस कहते हैं। उस किंग के पैलेस में हमें दो चीजें खास करके पढ़नी है, और वो दो चीजें खास करके कौन सी हैं? एक तो है ऑडियंस हॉल और दूसरा है महानवमी डिब्बा। माने कि जो ये हमारा किंग्स का पैलेस है, जिसे हम कह रहे हैं कि इट मे बी द किंग्स पैलेस, तो उसमें हमें दो बिल्डिंग्स मिली हैं। उन दो बिल्डिंग्स में से एक का नाम व्हाट वर द ऑडियंस आपकी हॉल आवाज एंड द क्लियर नहीं आ महानवमी रही। डिब्बा। महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल जो है वो किस पर्पस से यूज किए जाते थे, अब आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये दो चीजें जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल। तो महानवमी, नवमी तो आपको पता चलता है कि 9th डे को सेलिब्रेट किया जाता था यहाँ पर, और इसको जो है ना ये जो दशहरा फेस्टिवल होता है, नॉर्थ में इसे दशहरा फेस्टिवल कहा जाता है और साउथ में इसे जो है ना नवरात्रि या महानवमी कहा जाता है, और जो है ना बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के दिन कहा जाता है। इट was celebrated with great pomp and show. It was the exposure of the power of the rulers of the किंग्स। महानवमी डिब्बा में मतलब ये एक इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि 11,000 स्क्वायर फीट जो है ना फैला हुआ था, चौड़ा था, और लगभग जो है ना ये 40 फीट हाइट पर था। और यहाँ पर जो है ना ये इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि इसको सारा शहर देख सकता था। इस में जो है किंग रूलर जो है वो अपनी ताकत, माने कि वो कितने पावरफुल है, अपनी ताकत का जो है ना पूरा एक्सपोजर किया करते थे। माने कि यहाँ पे जो है ना सेक्रीफाइसेस किए जाते थे बफेलोज के और अदर एनिमल्स के। इसके अलावा जो इनके पास सेना होती थी उसका एक्सपोजर होता था। जैसे हमारे यहाँ पे आज एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जब हम 26 जनवरी की परेड देखते हैं तो वहां पर सेनाएं परेड करके निकलती हैं। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास नए हथियार हैं वो होते हैं, और फिर हमारे बच्चे, हमारे झांकियां वगैरह सब निकलती हैं। तो इसी तरीके से जो है ना इट वाज सेलिब्रेटेड,
तो ये तो जो है ना कई दिन प्रोग्राम चलता था, तो कई दिन जब सेलिब्रेशन चलता था तो उसमें तो अलग-अलग दिन अलग-अलग जो है ना एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी, डांसेस होते थे, रेसलिंग होती थी, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, सेनाओं का जो है ना प्रदर्शन होता था और जो डिफरेंट नायक्स होते थे वो लोग भी जो है ना अपनी पावर को एक्सपोज करते थे और रूलर्स के लिए गिफ्ट लेकर के आते थे, किंग के लिए गिफ्ट लेके आते थे और जो उनके लिए स्टिपुलेटेड जो फंड्स होते थे वो भी उनको दिया करते थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाती थी। इसके अलावा जो है ना रॉयल सेंटर के अलावा और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर मिलती हैं, जिसमें कि जो है ना एक लोटस महल है, लेकिन लोटस महल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था ये हमें नहीं पता है और इस बिल्डिंग का नाम लोटस महल जो है वो भी कोलिन मैकेंजी ने ही रखा है और बाद में जो है ना हमने ये भी अंदाजा लगाया कि मे बी इट was used as the council chamber and it was used for certain types of meetings. जब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स या इनकी मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती होगी तो ऐसा अनुमान लगाया गया। इन दिस रॉयल सेंटर बहुत सारे टेम्पल्स भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रॉयल टेम्पल्स भी मिले हैं, तो उसमें से जो हजार रामा टेम्पल है उसके बारे में हमें जरूर पढ़ना है। ये जो हजार रामा टेम्पल है ये रामायण में राम का जो चरित्र है, राम से संबंधित जो एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर पैनल्स के रूप में दीवारों पर उनसे रिलेटेड स्टोरीज, उनसे रिलेटेड यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई हैं। इसका नाम भी हजार रामा इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे लगभग 1000 मूर्तियां अवेलेबल हैं, ठीक है। और जो मेन मूर्ति है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसको या तो कोई उठा ले गया या किसी ने उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद जो है ना हम देखते हैं द सेक्रेड सेंटर। जब हम सेक्रेड सेंटर की बात करते हैं तो सेक्रेड सेंटर में हमें आप देखते हैं कि जो होयसल रूलर्स थे और जो चालुक्यास थे, चोलास थे और जो है ना पल्लवास थे, वो टेम्पल बिल्डिंग में इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इनकी अचीवमेंट्स है और इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन रूलर्स ने साउथ में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था और यहाँ पर हम जो है एक विरूपक्ष टेम्पल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि विरूपक्ष टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने भी ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू इस विजयनगर एम्पायर के बारे में काफी जानकारियां दी हैं। तो ये विरूपक्ष टेम्पल जो है वो क्या था? विरूपक्ष टेम्पल इट वाज डिवोटेड टू शिव गॉड एंड शिवा गॉड को जो है ना ये डिवोटेड था और ये जो पंपा देवी थी, ये पंपा देवी कौन थी? यहाँ एक लोकल गॉडेस थी और इन्होंने तपस्या की थी। ये विरूपक्षा से विवाह करना चाहती थी, मैरिज करना चाहती थी, तो तपस्या इन्होंने की थी और इसके बाद जो है ना उनके मतलब इनका जो विरूपक्ष और जो पंपा देवी की जो मैरिज सेरेमनी है उसको आज भी यहाँ पर एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है इस टेम्पल में। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये जो विरूपक्षा है, ये विरूपक्षा जो मतलब जिसको हम शिव भगवान का मंदिर कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विजयनगर एम्पायर में। आप देखेंगे कि श्री विरूपक्षा के नाम से ही रॉयल डीड्स, रॉयल जो सिग्नेचर है वहां पर जैसे हम जब कोई नोटिस या कोई भी सर्कुलर अगर हम देते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है ना, जैसे स्कूल की तरफ से जाएगा या जो भी किसी अथॉरिटी की तरफ से जाता है तो नीचे उसमें उनके साइन किए जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई सर्कुलर मिलता है तो नीचे उसमें एसडी प्रिंसिपल लिखा जाता है या उनके सिग्नेचर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना विजयनगर एम्पायर में जो भी रूलर हो, चाहे कोई भी रूलर हो, यहाँ पर किसी भी डायनेस्टी का रूलर हो, लेकिन वो अपने सिग्नेचर नहीं करता था। जैसे मान लो कृष्णदेव राय रूलर है तो वो कृष्णदेव राय नहीं लिखता था, वो वहां पे क्या लिखा जाता था? श्री विरूपक्षा, माने कि जो ऑर्डर है वो श्री विरूपक्षा के बिहाफ पर किया जा रहा है। माने अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो नहीं दिखाते थे, अपनी आइडेंटिटी को वो छुपाते थे और श्री विरूपक्षा के नाम पर ही जो है सारे काम किए जाते थे। इसके बाद जो है ना यहाँ के जो
टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स में 2 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है गोपुरम और दूसरा है मंडपास। गोपुरम और मंडपास क्या थे, ये क्यों बनाए जाते थे, क्या इनकी खासियत थी, कैसे इनको जो है ना इनको अपनी पावर को दिखाने का एक जरिया माना जाता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो टेम्पल आता है यहाँ पर, वो टेम्पल का नाम है विठल टेम्पल। अब एक चीज और याद रखना कि जो विरूपाक्ष टेम्पल है, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया गया है कि कृष्णदेव राय ने भी बाद में यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें कि बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की जाती थी एनुअली, जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड वेरियस अदर प्रोग्राम्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दीज हॉल्स। अब यहाँ जो आपको नया दूसरा जो टेम्पल पढ़ना है, उस टेम्पल का नाम है विठल टेम्पल। ये विठल टेम्पल दिस वाज डेडिकेटेड टू विष्णु गॉड, ठीक है। और ये आपको जो है ना, ये विठल की जो पूजा है वो महाराष्ट्र में ज्यादा की जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ जो कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें गोपुरम्स बनवाए गए थे, और विठल टेम्पल की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो किस तरह की है वो आपको ध्यान रखनी है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए चैरियट के रूप में बनाया गया है। और इसको जो है ना बाद में भी किस तरीके से इलेबोरेट किया गया, इस तरीके से इसको जो है ना और बड़े एरिया में इसको फैला दिया गया, इसका कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ा कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कैसे बाजार बनाए जाते थे, और इस विजयनगर किंगडम की हमारी हेरिटेज में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है ना हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले तो नेशनल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, और बाद में जो है ना इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पे कैसे बाजार बनाए जाते थे, बाजारों में क्या किया जाता था, टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे, उनकी जो है ना आर्किटेक्चर, उनका किस तरीके से उनको जो है ना काम किया जाता था, ये जो है ना आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे वुडन वर्क्स भी किए जाते थे। अब वुडन वर्क जो है ना बहुत मैग्निफिशेंटली किया जाता था, बड़े शानदार तरीके से, बड़ा माइन्यूटली किया जाता था। और इसे लेकिन जो है ना अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो वुड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, रियून हो चुका है, वो खत्म हो गया है। और उसके बाद जो उस पे प्लास्टर का या जो उस पे मेसन जो भी मतलब जो उस पे सीमेंट या और जो भी चीज उस पे यूज की गई है, बस वो हमारे पास एविडेंसेस के रूप में अवेलेबल है। अब हमने टोटल इन ऑल इस चैप्टर के बारे में डिटेल में देखा कि मैंने आपको रिवाइज कराया, बताया कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, लेकिन थिंग्स हमारे हिस्टोरिकल है। माने जब हम जैसे कोई हम फिल्म देख रहे हैं और जो है ना पूरी फिल्म खत्म हो गई, सस्पेंसेस जो है ना कुछ हमारे दिमाग में क्या देखा था, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो इन द सेम वे हम जब पूरे विजयनगर किंगडम को पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है, उसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो है वो रह जाते हैं, जिन जरूरी है हम जो है ना हम उनको हाईलाइट तो करें कि व्हाट आर द थिंग्स जो हमें वरी करती हैं, जो हमारे अंदर एक उत्सुकता जगाती है कि इनके भी हमें पता होना चाहिए। तो हालांकि हमारे हिस्टोरियंस ने काफी कोशिश की है, और बहुत सारे पूरे होल वर्ल्ड से जो है ना स्कॉलर्स यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, और अभी भी हो रहा है, चल रहा है काम। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, जिनके की जवाब हमें नहीं पता चले हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो कैसे बनाई गई, इनका आर्किटेक्ट कौन होता होगा, इनको कौन प्लान करता होगा, कैसे मैसेज तैयार किए जाते होंगे, और कौन कहाँ से आएंगे। और ये जो स्किल्स होती हैं, जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जो है ना क्या बोलते हैं हमारे हाईवेज बनवाते हैं, या हमारे जो है ना ये सबवेज बनवाते हैं, या ब्रिजेस बनवाते हैं, या बनवाते हैं। तो मैम आपकी आवाज हमसे नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही।
Yes, ma'am. कुशल जो चलते हैं आर्किटेक्ट, वास्तुशिल्प थे, ये बड़ी बड़ी मूर्तियां कैसे बनाई, हाँ जी, कैसे कौन बनवाती मूर्तियों को, किस तरीके से ये बिल्डिंग बनवाई जाती थी, कहाँ से कैसे उस तरीके से जो है ना, इनको लुक आफ्टर कौन करता था, इनका सुपरविजन कौन करता था। बहुत सारी बातें हैं जो कि आज तक भी हमें नहीं पता चली हैं। तो ये आप लोगों को इस चैप्टर में टोटल पढ़ना है। आप लोगों को मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है, एंड आई एक्सपेक्ट from all of you that you will complete your written work by today, and कल मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एक चैप्टर दूसरे से रिलेट करता है, तो इसी तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं वो भी एक से दूसरा रिलेट करता है। इसीलिए अगर आपको पहला चैप्टर समझ में नहीं आया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आया तो चौथा नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों को बहुत अटेंटिव रहना है एंड टेंशन फ्री रहिए। आप अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करके रखिए ताकि आप लोग ध्यान से जो है ना उस चैप्टर को समझ पाए। तो ये बेटा आप लोग जो है ना, एक तो अभी मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, ठीक है। अंकित रोहिला, बोलते जाओ बेटा। अंकित रोहिला, आर्य प्रिया, प्रेजेंट। आर्य प्रिया, आर्य थोड़ा जल्दी बोलो बेटा। आर्य, दीपांशु, Present, ma'am. हाँ, उसके बाद है दीपिका, प्रेजेंट मैम। गौरव, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। हर्षिता, हर्षिता, अच्छा तुम बोलो, मैं Present, देख ma'am. ही लेती। प्रेजेंट मैम। हितेश, हाँ ठीक है बेटा। हितेश, प्रेजेंट मैम। कनिष्का, प्रेजेंट मैम। कनिष्का, प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। लोकेश, प्रेजेंट मैम। लोकेश, हाँ लोकेश प्रेजेंट मैम। मानसी, हाँ हो, मानसी, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। मुस्कान यादव, प्रेजेंट मैम। हाँ बेटा। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। ठीक है, मुस्कान यादव, नैन्सी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। नैन्सी, निकिता, प्रेजेंट मैम। नैन्सी, निकिता, प्रार्थना, प्रेजेंट मैम। प्रीति बिष्ट, प्रेजेंट मैम। हाँ, Present, ma'am. प्रियांशु, हाँ बेटा ठीक है। Present, ma'am. प्रियांशु, तू, Present, ma'am. हाँ ठीक है बेटा। ऋतु, प्रेजेंट मैम। ऋतु, ठीक है बेटा। रौनक, प्रेजेंट मैम। रौनक, ठीक है बेटा। शिल्पी प्रेजेंट मैम। और प्रेजेंट मैम। सुशांत, ठीक है। सुशांत, तनु, प्रेजेंट मैम। हाँ, प्रेजेंट मैम। तनु, तनु, दिशा, प्रेजेंट दिशा, मैम। प्रेजेंट मैम। तुषार, त्यागी, दिशा, Present, ma'am. उषा, वरुण, प्रेजेंट उषा, मैम। उषा, वरुण, प्रेजेंट मैम। वरुण, विशाखा, विशाखा, हाँ तो ठीक है बेटा, है ना। ओके बेटा,
है ना? ठीक है, क्विट करो बेटा, क्विट करो। मैम लोकेश बोल लिया। हाँ बोल दिया, सब बोल दिया।